हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा 7th क्लास की साइंस और इसमें पार्ट 2 है, चैप्टर 2 रहेगा। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगा मैं आपको। प्राणियों में पोषण पाठ का नाम है, तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम इस लेसन को एनसीईआरटी की बुक में पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आज मैं अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो इसमें अभ्यास के प्रश्नों में क्या है, देखो। सबसे पहले है प्रश्न 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने खाली स्थान भरने हैं पहले क्वेश्चन में। तो इसमें देखो क्या है, मानव पाचन के मुख्य चरण हैं। तो मानव पाचन के मुख्य चरण को कौन कौन से हैं, तो ये बताएंगे। तो इसमें नीचे आंसर है, इसमें सबसे पहला चरण आता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण यानी भोजन को मुंह में रखते हैं जब, तो उसे अंतःग्रहण कहते हैं। फिर उसका भोजन का पाचन होता है, भोजन को पचाते हैं। तो फिर उसके बाद भोजन पचने के बाद जो उससे पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो उसका यानी खून के अंदर मिल जाना अवशोषण कहलाता है। फिर अवशोषण के बाद जो है वो खून जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, सभी अंगों तक जाता है, तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और भोजन पचने के बाद हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, जिन्हें हम निष्कासन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास 5 चरण हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। फिर दूसरा खाली स्थान आता है आपके पास, ख भाग है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, देखो इसमें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, तो नीचे देखो ख भाग का उत्तर है यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव के शरीर की। फिर ग भाग आता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है एक निकलता है अमाशयी रस। अमाशय से अमाशयी रस भी निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, 2 तरह के अम्ल निकलते हैं, उसमें से रस निकलते हैं जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ग भाग में अमाशयी। फिर है घ भाग, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम दीर्घ रोम। तो छोटी आंत के अंदर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये नीचे आंसर है घ भाग का दीर्घ रोम। क्या कहते हैं उसको, दीर्घ रोम। फिर उसके बाद है आपके पास च भाग में उत्तर आएगा, अमीबा अपने भोजन का पाचन। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो वो करता है बच्चों, नीचे आंसर है इसका। तो नीचे आंसर है, अमीबा जो भोजन का पाचन करता है वो करता है अपना खाद्यधानी में। कहाँ पे करता है, खाद्यधानी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्ह कीजिए।
यानी हमने बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला है मंड का पाचन अमाशय से आरंभ हो जाता है। तो मंड का पाचन अमाशय से नहीं मुंह से ही आरंभ हो जाता है, तो इसलिए ये असत्य है। तो ये क्या होगा, असत्य है, यानी गलत है ये। तो मंड का पाचन मुंह से शुरू होता है, ये इसका आंसर आएगा सही। फिर उसके बाद अगला है जीभ जो होती है वो जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सही है। तो जो जीभ होती है वो जब हमारा भोजन हम चबा लेते हैं तो जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। फिर है पित्ताशय से रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में जो पीत रस होता है वो वहाँ पे भंडारित रहता है, जो भोजन के साथ मिलके वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ये सत्य है, ग भाग का आंसर सत्य आएगा। फिर घ भाग है रूमिनेंट। रूमिनेंट जो होते हैं, रूमिनेंट का मतलब गाय भैंस जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है। तो रूमिनेंट जो होते हैं, घ का उत्तर सत्य आ जाएगा, वो मुंह में लेके आते हैं घास को और उसको जुगाली करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में सही पर टिक निशान लगाएं। तो ऑप्शन टाइप है ये, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है, कहाँ होता है बच्चों, तो वो होता है छोटी आंत में। तो यहाँ छोटी आंत आएगा या क्षुद्रांत्र में। तो आंसर थर्ड आएगा इसमें, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत आपने लिख लेना है। जो ये ऑप्शन कटा हुआ है ना इसमें, तो आपने इसमें छोटी आंत लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ ये ख भाग है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या कहलाता है। तो जल का अवशोषण वृहद आंत्र यानी बड़ी आंत के द्वारा होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है, वृहद आंत्र करती है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कॉलम ए और बी मिलान करने हैं। तो इसमें आंसर ही दिखा देता हूं मैं आपको। जो आपके पास खाद्य घटक होते हैं वो पाचन के उत्पाद हैं। खाद्य घटक यानी जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा वगैरह, तो वो खाद्य घटक होते हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है शर्करा भी बोलते हैं इसको, मीठे से को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल होता है, यानी प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में चेंज होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके पास, और एक ये है, वसा जो है पाचन के बाद वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल इनका आपस में क्या होगा, मिलान होगा। फिर दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य। दीर्घरोम जो होते हैं छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं उभरी होती हैं, उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम जो होते हैं छोटी आंत में पाए जाते हैं और इनका कार्य लिखोगे आप। जो दीर्घरोम होते हैं वो भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करते हैं और उसको खून में मिला देते हैं। तो दीर्घरोम छोटी आंत की आंतरिक यानी भीतरी दीवारों पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं
और इनका कार्य है, अगर आप ये ध्यान से सुन लो, इनका कार्य ये पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे रुधिर या खून में मिला देते हैं, जिससे वो पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर में चले जाते हैं। फिर पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो जो पित्त होता है ये यकृत पित्ताशय से निकलता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। पित्त जो है, पित्त रस जो है यकृत से होता है और यकृत के ही पास एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसके अंदर रहता है ये। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। तो कई लोगों का क्या होता है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जिसकी वजह से फिर उनको पित्ताशय में पित्त रस नहीं बन पाता और फिर वो वसा युक्त भोजन जो होता है उसको पचाने में उनको फिर दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो पित्ताशय में पित्त रस होता है जो वसा का पाचन करता है। फिर उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। तो उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है जिसको केवल रूमिनेंट ही पचा सकते हैं, तो वो है सेलुलोस। क्या है? सेलुलोस। इसका पाचन मनुष्य नहीं करता, यह सिर्फ रूमिनेंट या मवेशी द्वारा ही इसका पाचन होता है, यानी गाय भैंस ही इसका पाचन कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि सेलुलोस एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। रूमिनेंट की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर जो घास है वो भर जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ग्लूकोज का ना सेलुलोस का पाचन कर लेते हैं, लेकिन वो जीवाणु जो है मनुष्य की आंत में नहीं है। तो इसलिए मनुष्य सेलुलोस का पाचन नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य घास नहीं पचा सकता, लेकिन गाय भैंस पचा सकते हैं सेलुलोस को, क्योंकि उनके छोटी आंत में और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पे वो जीवाणु पाए जाते हैं जो उसका पाचन करने में उसकी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8th, क्या कारण है कि हमें सेलुलोज से जल्दी जो है तुरंत न ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है? ग्लूकोज आपने देखा होगा डॉक्टर लगाते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है तो कह देते हैं उसको ग्लूकोज लगा दें भाई। तो ग्लूकोज क्यों लगाते हैं? ताकि उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। तो उससे तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है? ग्लूकोज जो है शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है। यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है, यही कारण है ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? शर्करा का सरल रूप है, और जब हम किसी को ग्लूकोज देते हैं तो वो ग्लूकोज सीधा छोटी आंत में जाएगा और सीधा खून में मिल जाएगा और उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, एकदम से मिल जाती है। यानी उसको पचाने की जरूरत नहीं होती, वो पचा हुआ भोजन होता है एक तरह से। फिर 9th क्वेश्चन है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो आहार नाल में पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है बच्चों छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? पहले का उत्तर आ जाएगा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, तो ये चबाते हैं मुंह में। फिर है तीसरे का जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु जो नष्ट करते हैं वो अमाशय में करते हैं, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में होता है।
और मल का निर्माण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। मल का निर्माण बृहदांत्र में होगा। इसका आंसर आगे आ जाएगा बृहदांत्र में। ठीक है। फिर उसके बाद है मानव और अमीबा के पोषण की कोई एक समानता या अंतर बताइए। तो इसकी समानता जो है, मानव और अमीबा के पोषण में समानता ये है कि दोनों ही विषमपोषी हैं। वही दोनों ही विषमपोषी जीव हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, क्योंकि दोनों ये सभी क्रियाएं करते हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा भी मुक्त होती है, साथ ही साथ इसमें अंतःग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण भी, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये सभी क्रियाएं मनुष्य में भी होती हैं और अमीबा में भी होती हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल होती है, जबकि मनुष्य में यह जटिल होती है। अमीबा में जो पाचन की क्रिया होती है वो बहुत सरल होती है, लेकिन मनुष्य में ये जटिल होती है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, तो वो मैं बताते। आगे 11वां क्वेश्चन है, जैसे आपके पास कॉलम ए मिलान करना है बी के साथ। ठीक है, तो इसमें मिलान यहीं पे बताऊंगा मैं, आपने देख लेना है। तो इसमें लाला ग्रंथि है जो, तो ये किसके साथ मिलान होगा? तो ये मिलान होगा तीसरे के साथ, लाला रस स्रावित करना, यानी जो लाला ग्रंथि है उसमें से लाला रस स्रावित होता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास आता है अमाशय। तो जो अमाशय होता है उसमें अम्ल का निर्मोचन होता है। क्या होता है अमाशय में? अम्ल का निर्मोचन, जो भोजन में मिलके कीटाणुओं को नष्ट करता है। फिर उसके बाद आता है यकृत। यकृत जो होता है ये क्या करता है? यकृत से पीत रस का स्रावण होता है। वही यकृत में जो पीत रस निकलता है वो यकृत से निकलते हैं। यकृत के पास ही पित्ताशय होता है जिसमें पीत रस भरा होता है। फिर आता है मलाशय। मलाशय जो है इसमें मल का त्याग होता है। मल का त्याग जो है वो मलाशय से होता है, और बिना पचे भोजन का भंडारण भी मलाशय में ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत क्षुद्रांत्र का मतलब पाचन का पूरा होना। और वृहदांत्र, वृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? एक तो जल का अवशोषण होता है और बिना पचे हुए भोजन का भंडारण हो जाता है बड़ी आंत में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मानव पाचन तंत्र है ये, आपने इसके नामांकित चित्र है ये, इसके सभी भागों का नाम लिखना है। जैसे इसमें आपके पास है जो ये क्या भाग है, इसका क्या नाम आएगा? ठीक है, ये जैसे अमाशय है, इसको क्या कहते हैं? अमाशय। क्या कहते हैं बच्चों? अमाशय कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं अमाशय, जो जे का आकार का है। ठीक। फिर ये आ जाती है अमाशय के बाद छोटी आंत। ये सारी छोटी आंत है, और ये जो आपके इधर उधर ये घूम रही है ऐसे, तो ये जो है ये बड़ी आंत होती है। कौन सी आंत है? ये बड़ी आंत है, जिसमें मल वगैरह भर जाता है, और बीच में ये छोटी आंत है। ठीक है, और ये तो आपने इसमें मैंने पहले आपको बताया है, या साइंस की बुक में आपके पास चित्र है ऊपर, अभ्यास के प्रश्न जब हमने किए थे, ये टेक्स्ट बुक में हमने जब लेसन समझा था, तो वहाँ से आपने इसके सभी भागों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये मलाशय होता है जैसे, तो ये बिल्कुल चित्र बनाना है और इसके नाम आपके याद होने चाहिए।
फिर है 13th क्वेश्चन, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास, भोजन का सेवन कर निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो क्या हम केवल हरी सब्जियां खा के ही जीवित रह सकते हैं, घास खा के जीवित रह सकते हैं? तो इसका मतलब होगा नहीं, क्योंकि घास से हमें केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, सब्जियों से, हरी सब्जियों से हमें केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को चलाने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से मिलती है। तो इसलिए हम केवल हरी सब्जियां या फल खा के ही गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे आप ये भी कर सकते हो, क्रियाकलाप है जैसे किसी चिकित्सक से मिलकर निम्न विषयों की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो आप, कि किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लूकोज लगाते हैं। ये डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो आपके गांव में या कहीं आसपास जो भी है, कोई डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है। रोगी को ग्लूकोज कब तक दिया जाता है, यानी कब तक उसको ग्लूकोज दे सकते हैं, और रोगी की अवस्था में सुधार में ग्लूकोज का क्या योगदान है। तो ये आपने क्रियाकलाप करना है, ये आपने अपना पूछना है किसी डॉक्टर से ये प्रश्न, और अपनी विज्ञान की कॉपी में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और घंटी भी बजानी है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है ये वीडियो, ताकि आप उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।